डियर स्टूडेंट्स, आज हम संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। भूगोल सेकंड का आपका नेक्स्ट टॉपिक। उसको समझने के लिए सबसे पहले हम संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन कोई भी वस्तु हो उसके लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होती है, संसाधनों को कितने भागों के अंतर्गत बांटा गया है और वर्तमान समय के अंतर्गत संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, संसाधन संरक्षण के लिए कौन कौन सी समस्या आ रही है और संसाधन संरक्षण को कौन सी समस्याओं से निजात दिलाएंगे, ये संसाधन जो है वो हमारे लिए लंबे समय तक चलेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं संसाधन। कोई भी वस्तु एक ऐसी प्राकृतिक एवं मानवीय संपदा जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं हो सकती है जब तक हम उसको अपनी किसी न किसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका उपयोग नहीं करते हो। यानी कि संसाधन के लिए सबसे पहली बात यही आती है कि कोई भी प्राकृतिक या मानवीय वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी किसी न किसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उसी वस्तु को संसाधन की श्रेणी के अंतर्गत लिया जा सकता है। दूसरी बात आ सकती है संसाधन की श्रेणी के अंतर्गत आने के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए। सबसे पहली बात इसके अंतर्गत आती है कि उस वस्तु का उपयोग संभव हो। जो भी वस्तु है, चाहे वो प्राकृतिक है या मानवीय संपदा है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसका मतलब उसकी सबसे पहली बात ये आती है कि उसका उपयोग संभव है। दूसरा है मूल्यवान रूप में रूपांतरण किया जा सके। उस वस्तु का जिस प्रकार से हमको उपलब्ध है उसको और इनोवेटिव चेंज से उसको मूल्यवान वस्तु की जहाँ से उत्पादित होती है, उस उत्पादन के बाद उसमें चेंज करके, परिवर्तन करके उस वस्तु को अधिक मूल्यवान वस्तुओं के रूप में भी बनाया जा सकते हैं, तो भी उस वस्तु को हम संसाधन की श्रेणी के अंतर्गत ले सकते हैं। तीसरी बात आती है निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति। वो जो वस्तु है वो हमारे जो उद्देश्य है, जबकि हमने पहले अर्थ में ले लिया है कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ, तो हमारा जो भी उद्देश्य, उस वस्तु का उपयोग करने के पीछे जो हमारा उद्देश्य, वो उद्देश्य अगर पूरा होता है तो उसको भी हम संसाधन की श्रेणी के अंतर्गत ले सकते हैं। इसके बाद आता है उपयोग करने वाला मानव संसाधन। कोई भी वस्तु होती है, मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि उसको संसाधनों का जनक कहा गया है, और उसकी जितनी भी प्रकार की वस्तु उसका उपयोग करने वाला हम स्वयं मनुष्य ही हैं, तो इसका उपयोग करने वाला मानव संसाधन भी वहां पर विद्यमान हो तो ही वो वस्तु, क्योंकि पहचान मनुष्य के द्वारा होगी, उपयोगी मनुष्य के द्वारा होगा, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी उसके द्वारा होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि उस वस्तु का उपयोग करने वाला मानव संसाधन भी होना चाहिए। इसके बाद है पौष्टिक विकास के लिए आवश्यक पूंजी हो, और उस संसाधन को लंबे समय तक चलाने के लिए, उसका विकास करने के लिए, अन्यत्र खोज करने के लिए पूंजी की भी आवश्यकता होती है। वो पूंजी भी हमारे पास उपलब्ध है तो हम उसको संसाधनों की श्रेणी के अंतर्गत ले सकते हैं। यानी कि ये 5 शर्तें हैं। वस्तु का उपयोग संभव हो, मूल्यवान रूप में रूपांतरण किया जा सके, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति, उपयोग करने वाला मानव संसाधन और पौष्टिक विकास के लिए आवश्यक पूंजी हो। अगर ये 5 बातें किसी भी प्राकृतिक या मानवीय संपदा पर लागू होती हैं, जिसका उपयोग हम करते हैं, तो उसको हम संसाधनों की श्रेणी के अंतर्गत ले सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है संसाधनों के प्रकार। कितने भागों के अंतर्गत संसाधनों को बांटा गया है। सबसे पहली बात आती है इसमें उत्पाद के आधार पर, यानी कि जो उत्पादन होता है, जो पैदा होते हैं उसके आधार पर। दूसरा है उद्देश्य के आधार पर, जो उस संसाधन का उपयोग हम जो करते हैं उसके कौन से उद्देश्य हमारे पूरे होते हैं उसके आधार पर। तीसरा है उपयोग की सततता के आधार पर, और चौथा है स्वामित्व के आधार पर। यानी कि 4 भागों के संसाधन के जो प्रकार हैं उसको 4 भागों के अंतर्गत उत्पाद के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, उपयोग की सततता के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर, इस प्रकार से 4 भागों के अंतर्गत उसको बांटा गया है। सबसे पहला आता है उत्पाद के आधार पर। उत्पाद के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जैविक, दूसरा है अजैविक। जैविक यानी कि ऐसे संसाधन जो अपनी वंश वृद्धि के द्वारा आगे बढ़ते रहते हैं, यानी कि उनका नवीनीकरण होता रहता है, जिसको अपन जैविक संसाधन कहते हैं, यानी कि नवीकरणीय संसाधन भी उनको कह सकते हैं, और वंश वृद्धि के द्वारा वो संसाधन आगे से आगे चलते रहते हैं। दूसरा है अजैविक संसाधन। ऐसे संसाधन जो वंश वृद्धि नहीं करते हैं, यानी कि जो संसाधन आज मिल रहे हैं वो कल नहीं मिलेंगे, समाप्त हो जाने वाले, यानी कि वंश वृद्धि नहीं है, अनवीकरणीय संसाधन है। उस उत्पाद के आधार पर 2 भाग हैं। उद्देश्य के आधार पर पहला ऊर्जा शक्ति संसाधन, ऐसे संसाधन जिससे हमको ऊर्जा मिलती है, तो उसमें 2 पार्ट आते हैं, गैर परंपरागत और परंपरागत। गैर परंपरागत यानी कि प्राचीन काल से आज तक, वर्तमान समय तक भी चल रहे, पर प्राचीन काल में सबसे पहले जब
ऊर्जा की आवश्यकता हुई, शक्ति के संसाधनों की खोज हुई, उस समय सबसे पहले जो संसाधन थे वो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत थे। इसके बाद दूसरा आता है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इसके बाद उद्देश्य के आधार पर दूसरा जो पार्ट आता है गैर ऊर्जा शक्ति संसाधन, यानी कि जितने भी प्रकार के खनिज पदार्थ हैं वो सभी खनिज पदार्थ जो है वो गैर ऊर्जा शक्ति संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है उपयोग की सततता के आधार पर अनव्यकरणीय और नव्यकरणीय, जो पहले वाली बात के अंतर्गत आई गया है। अनव्यकरणीय यानी कि एक बार उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाने वाले हैं, पुनः नहीं मिलेंगे। नव्यकरणीय यानी कि उसका उपयोग हम कर सकते हैं, आगे से आगे हमको मिलते रहेंगे। चौथी बात आती है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर तीन प्रकार हैं, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। ऐसे संसाधन जिस पर व्यक्ति विशेष या एक दो व्यक्तियों का अधिकार होता है उसको व्यक्तिगत संसाधनों की श्रेणी के अंतर्गत लिया जा सकता है। ऐसे संसाधन जिस पर देश का अधिकार होता है, सामरिक महत्व के जो संसाधन होते हैं उसमें राष्ट्रीय महत्व के जो है उसमें पूरे जो देश का अधिकार होता है उसको राष्ट्रीय महत्व के, और अंतरराष्ट्रीय महत्व यानी कि पूरे विश्व का अधिकार है संसाधनों के ऊपर, ऐसे संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संसाधनों की श्रेणी के अंतर्गत लिया जा सकता है। अब नेक्स्ट बात हमारे सामने आती है संसाधनों का संरक्षण। जब ये संसाधन इतने महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आज जो भी हम इस नई औद्योगिकरण जो हम देख रहे हैं उस औद्योगिकरण के पीछे संसाधनों का ही महत्व है। मनुष्य प्रजाति का आज इतना जो विकास हुआ, जो चारों तरफ आप विकास दे रहे हो, किसी न किसी प्रकार से संसाधनों की देन है। तो उनका संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्यों संरक्षण की आवश्यकता है? जिस अथाह गति से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, विगत 2 लेसनों के अंतर्गत हमने पढ़ा कि हमारे देश में जनसंख्या की स्थिति क्या है, किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है। तो जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुपात में संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं, और संसाधन अगर नहीं होंगे तो मनुष्य का विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए संसाधन संरक्षण के जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उसका नियोजित, विवेकपूर्ण, मितव्ययतापूर्ण, विनाश रहित, समाप्त नहीं हो और जनसंख्या के लिए उपयोग हो, इसलिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। अब नेक्स्ट बात हमारे पास आती है संसाधनों के संरक्षण की समस्या कौन कौन सी है, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसके कारण से संसाधन जो है वो विलुप्त हो रहे हैं या उसके लिए हमको संरक्षण की आवश्यकता हो रही है। आज चारों तरफ से संसाधन किस प्रकार से बचाया जाए उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के द्वारा, मीडिया के द्वारा या जनमानस को किस प्रकार से जागरूक किया जा रहा है। तो उसके लिए आवश्यकता सबसे पहली बात यह है कि इसकी समस्या क्यों पैदा हुई। समस्या पैदा होने में सबसे पहला कारण आता है हमारे पास बढ़ती हुई जनसंख्या, और ये मैंने अभी तुरंत ही आपको समझाया था कि जिस रफ्तार से हमारे देश के अंतर्गत जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुपात के अंतर्गत जो जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके अनुपात के अंतर्गत देश के अंतर्गत संसाधनों का जो संरक्षण है वो इतना किस प्रकार से किया जा सके। दूसरी बात इसके अंतर्गत आता है कि आविष्कार, शहरीकरण और नगरीकरण। जिस प्रकार से देश के अंतर्गत संसाधनों की समस्या जो आविष्कार हुए हैं, नवीनतम टेक्नोलॉजी आई, आविष्कार हुआ, जितना शहरीकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, उसकी औद्योगिकरण बढ़ा है, उसके कारण से ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग होने लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग होने लगा तो संसाधनों के समाप्त होने की जो चिंता है वो बढ़ने लगा। इसके बाद उपभोगवादी संस्कृति, ये जो संस्कृति वो पश्चिम वाली है, उपभोक्तावादी जो संस्कृति, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करना चाहते हैं चाहे हमारी आवश्यकता है या नहीं है, तो उपभोगवादी संस्कृति के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ा जिसके कारण से भी संसाधन संरक्षण की समस्या आती है। इसके बाद अधिकतम विकास की प्रवृत्ति। अंतिम बात संसाधन की समस्या जो है उसके लिए है विकास की अधिकतम प्रवृत्ति, यानी कि ज्यादा से ज्यादा विकास। प्रत्येक देश ये चाहता है, प्रत्येक स्टेट ये चाहता है, प्रत्येक क्षेत्र ये चाहता है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा विकास हो। विकास की जो होड़ है वो भी संसाधन की संरक्षण की जो समस्या है उसको पैदा हो रहा है। अब आता है ये जो संसाधन की समस्या हो रही है उसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, कैसे रोका जा सकता है। तो सबसे पहला जो बिंदु आता है, बढ़ती हुई जनसंख्या थी, वही यहाँ पर आ जाएगा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करें। जनसंख्या वृद्धि के जितने भी उपाय हैं, उपायों को करते हुए जनसंख्या वृद्धि पर अगर हम नियंत्रण करेंगे तो संसाधनों का सभी तक संसाधन जो है वो उनकी पहुंच से रहेंगे प्रत्येक व्यक्ति को। दूसरा है नियोजन में समग्र दृष्टिकोण। जो नियोजन हम कर रहे हैं वो किसी एक भाग को नहीं लेकर समग्र दृष्टिकोण, यानी कि जिन जिन क्षेत्रों के अंतर्गत हमको नियोजन लाना है उसके ऊपर हमारी सबके ऊपर फोकस हो तो हम नियोजन का समग्र दृष्टिकोण रखेंगे। तो किसी एक संसाधन के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस नहीं रहेगा, जो उपलब्ध संसाधन है इसका उपयोग हम कर पाएंगे। इसके बाद आता है जैविक संतुलन बनाए रखना। आज हम देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर जो जैविक संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है, और जैविक संतुलन बिगड़ने के कारण कुछ संसाधन जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें जो हमको स्थायित्व रूप में मिली थी वो इस संतुलन नहीं रखने के कारण समाप्त हो रही, वो भी हमारे सामने एक समस्या है, यानी कि जैविक संतुलन को हम बनाए रखें।
ऊर्जा के जो गैर परंपरागत का जो संसाधन है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, उनको ज़्यादा बढ़ावा दें, जिसमें नवीनतम विकल्प है, सौर ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, आणविक ऊर्जा है। इसका जितना ज़्यादा हम उपयोग करेंगे उतना ही जो गैर परंपरागत ऊर्जा का जो संसाधनों का उपयोग बढ़ेगा, तो परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों पर जो भार है वो थोड़ा सा कम होगा। इसके बाद है वैकल्पिक संसाधनों की खोज। ऐसे संसाधन जो समाप्त होने वाले हैं, कुछ समय के पश्चात वो समाप्त हो जाएंगे, तो ऐसे संसाधनों के लिए हम वैकल्पिक संसाधनों की खोज जो है उसको भी हम जारी रखें, ताकि हमको एक संसाधन जब समाप्त हो जाए तो उसका विकल्प के रूप में दूसरा संसाधन भी हमारे सामने आ जाए। प्राथमिकता के आधार पर उपयोग, जो चीजें सबसे पहले हमको विकास के लिए आवश्यक है उनका सबसे पहले उपयोग करें, और जो महती आवश्यकता है इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा उसका उपयोग हमको सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। इसके बाद है पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण के माध्यम से भी हम संसाधनों का संरक्षण हम कर सकते हैं। पुनर्चक्रण के माध्यम से यानी कि जो रिसाइकलिंग जिसको बोलते हैं रिसाइकलिंग, आज इलेक्ट्रॉनिक जितने भी प्रकार की चीजें उसका उपयोग हम करने के बाद उसको सीधा फेंक देते हैं, परंतु उसको रिसाइकलिंग करके पुनः उपयोग करने का तरीका भी वर्तमान समय के अंतर्गत बढ़ रहा है। तो पुनर्चक्रण जो है उसका भी हम ज्यादा से ज्यादा इसके अंतर्गत बढ़ाएं। कृत्रिम वस्तु का उपयोग, जो कृत्रिम वस्तु है उसका उपयोग हम बढ़ाकर भी संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। उन्नत तकनीकी का उपयोग, जो उन्नत जो संसाधन का उपयोग करने के लिए जो तकनीकी हम उपयोग कर रहे हैं, अगर उन्नत तकनीकी होगी, अच्छी तकनीकी होगी, तो उसका उपयोग हम करेंगे तो संसाधन जो है वो बच्चे हमारे पास रहेंगे। इसके बाद है संसाधनों का बहुउद्देशीय उपयोग। कोई भी संसाधन है उसका एक ही उपयोग नहीं करके अधिकतम उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि हमारा एक उद्देश्य के साथ साथ दूसरा उद्देश्य भी पूरा हो, एक से अधिक उद्देश्य पूरे हो, तो संसाधनों का उपयोग हम बहुउद्देशीय उपयोग के रूप में करें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर ये उपाय हम करेंगे तो वास्तव में हमारे वर्तमान समय के अंतर्गत सबसे बड़ी जो चिंता हमारे लिए है कि पृथ्वी के ऊपर आने वाले समय के अंतर्गत संसाधन रहेंगे, समाप्त प्राय हो जाएंगे, तो उसका वैकल्पिक किस प्रकार से हम खोजें, किस प्रकार से संसाधनों का हम सभी मिलकर, आप और हम सभी मिलकर किस प्रकार से इनका वास्तविक जो उपयोग हमारा होना चाहिए इतना उपयोग करें और उनका संरक्षण बनाकर रखें, ताकि हमारे देश में आने वाले समय के अंतर्गत भी संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके।